नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं कल के उस सिलसिले की जो आज भी चल रहा है भारतीय जनता पार्टी के भीतर। दरअसल कल शिवराज सिंह का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ और उसके साथ ही असंतोष का भी एक तरह से विस्तार हो गया। कह सकते हैं कि विवादों का विस्तार हो गया है। अब जिम्मेदारी है संगठन की और सरकार की मिलकर कि वो अपने असंतुष्टों को समझाएं। लेकिन जो खबरें बुंदेलखंड से आ रही हैं वो अच्छी खबर नहीं है। वहाँ से प्रदीप लारिया जो विधायक हैं, दलित वर्ग से आते हैं, उनका भी मंत्रिमंडल में शामिल होने का बहुत तगड़ा दावा था, लेकिन वो शामिल नहीं हो पाए हैं। इसी तरह हम बात कर रहे हैं शुरू से कि विंध्य जो प्रदेश है वहाँ बीजेपी को सबसे ज़्यादा विधायक जीतकर मिले थे, लेकिन वहाँ से भी जो उनका प्रतिनिधित्व है वो काफ़ी कम है, यानी शून्य पर है। सिर्फ फोकस किया बीजेपी ने ग्वालियर चंबल पर। हम कह सकते हैं कि उपचुनाव को ध्यान में रखकर ये विस्तार हुआ, लेकिन जो विधायक मंत्री बनने की लालसा लिए थे वो बड़े परेशान हैं, और खासतौर से उनके समर्थक। आखिर बीजेपी में ये डैमेज कंट्रोल कैसे होगा, कौन करेगा, सरकार करेगी, सरकार जो करेगी या संगठन करेगा, ये सब देखने की बात है। क्योंकि मिलजुल कर अगर असंतोष को संतुलन बनाया जाएगा तो शायद हालात सुधरे, वरना स्थिति विकट हो जाएगी। इस पूरे मुद्दे पर चर्चा करने के लिए टेलीफोन लाइन पर है वरिष्ठ पत्रकार राकेश दुबे जी, योगीराज योगेश जी और गौरव चतुर्वेदी जी। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। राकेश जी, दरअसल बीजेपी के भीतर अगर हम पिछले विधानसभा आम चुनाव की बात करें तो असंतोष को बहुत ज़्यादा संभाला नहीं गया था। कह सकते हैं कि बीजेपी का जो मैनेजमेंट था वो असंतोष को संभालने में असफल हो गया था। इसलिए भारतीय जनता पार्टी जो कभी 165 सीट पर चल रही थी वो 109 पर आकर अटक गई थी और सरकार से चूक गई थी। इसके लिए मध्य प्रदेश में बड़ा दल बदल हुआ। अब कह सकते हैं कि 24 उपचुनाव होने हैं। उन 24 उपचुनाव में 20 सीटें ऐसी है जहां कांग्रेस से आए विधायक ही भाजपा के प्रत्याशी होंगे। तो उन इलाकों में जो भाजपा के उम्मीदवार थे और उनके समर्थक जाहिर है कि असंतुष्ट होंगे, सैबोटेज करेंगे। एक बात। दूसरी बात यह कि जो विधायक मंत्री बनने वाले थे, विंध्य की बात करें, बुंदेलखंड की बात करें, मालवा की बात करें, खासतौर से इंदौर की, अगर वो मंत्री नहीं बने हैं तो ये डैमेज कंट्रोल कौन करेगा? मामला बहुत विकट है। आपकी राय? देखिए, डैमेज कंट्रोल कौन करेगा ये तो सवाल आज पूछना ठीक नहीं। ये तो चुनाव के पहले पूछा जाना चाहिए था। चुनाव के पहले से ही ये बगावत के स्वर बुलंद हो गए थे। आज मालवा में, विंध में, महाकौशल में, बुंदेलखंड में कहीं पर भी इस बात को नहीं कहा जा सकता है कोई असंतोष नहीं है। हर जगह असंतुष्ट मौजूद है और वो सारे असंतुष्ट 13 साल के शिवराज के शासन और भारतीय जनता पार्टी के संगठनात्मक कमजोरी की वजह से पैदा हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी का जो शुरू अनुशासनबद्ध पार्टी बेस्ड पार्टी का था वो पिछले 13 साल के अंतिम 5 वर्ष में दरकना शुरू हो गया था और हर जगह से इस बात के संकेत मिलने लगे थे कि एक सीट पर असंतुष्ट विधायक, असंतुष्ट व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है, वर्तमान विधायक भी चुनाव लड़ रहा है और कहीं कहीं तो तीसरा व्यक्ति भी चुनाव लड़ रहा है। तो सबका नतीजा कुल मिलाकर ये हुआ कि प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनी। तो जनता का मन और मतदाता का निर्णय कांग्रेस के पक्ष में था। 8 साल के लिए उन्होंने कांग्रेस को सत्ता दी थी। भारतीय जनता पार्टी ने तकनीकी रूप से कांग्रेस के घड़े को तोड़कर नहीं रखा। राकेश जी, मैं सीधा सा सवाल मेरा ये है कि जो वर्तमान भाजपा का संगठन नेतृत्व है वो अपने विधायकों को, अपने कार्यकर्ताओं को उपचुनाव के लिए कैसे समझाएगा, मनाएगा? एक बात। दूसरी बात यह कि मैं अगले दौर की बातचीत में आपसे पूछूंगा कि अब विस्तार हो चुका है सरकार का, संगठन में यानी बीडी शर्मा की टीम बनने वाली है, मध्य प्रदेश भाजपा की कार्यकारिणी गठित होने वाली है। जो लोग सरकार में एडजस्ट नहीं हुए हैं, जाहिर है कि वो काबिल लोग अब संगठन में समायोजित किए जाएंगे, उनको बैलेंस किया जाएगा। वो किस तरह से होगा ये भी चतुराई वाली बात देखने को आएगी। अगर उसमें भी गड़बड़ी हुई तो शायद हमें लगता है कि फिर बहुत मैदान मुश्किल के हो जाएंगे। मैं लौटूंगा आपके पास। हमारे साथ गौरव चतुर्वेदी भी हैं। गौरव जी, बीजेपी में कल से धीरे धीरे असंतोष के सुर फूटना शुरू हुए हैं। प्रदीप लारिया जो सागर से ताल्लुक़ रखते हैं, बुंदेलखंड के कमज़ोर वर्ग के लीडर हैं, उनका भी दावा था बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो सरकार में जगह नहीं बना पाए। अब
हम विंध्य की बात करें, वहाँ राजेंद्र शुक्ल को लेकर, केदार शुक्ल को लेकर, इसके साथ साथ नागेंद्र सिंह नागौत को लेकर बहुत सारी बातें हैं, गिरीश गौतम को लेकर है, इंदौर में रमेश मेंदोला को लेकर कार्यकर्ता नाराज हैं। आपको लगता है कि बीजेपी का जो डैमेज कंट्रोल वाला सेक्शन है अब उसकी परीक्षा की घड़ी है? राघवेंद्र जी, अगर सही मायने में देखा जाए तो शिवराज जी की हालत अभी महाभारत के अभिमन्यु की तरह हो गई है, जिन्हें 4 मोर्चों पर लड़ना है। पहला मोर्चा उनके जो अभी 1 और 1 11 वाले मित्र हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया, एक वो हो गए हैं। दूसरे उनकी ही पार्टी के जो राजनीतिक विरोधी हैं वो हैं। तीसरा जो विपक्ष है, कांग्रेस है वो, और चौथा जनता की वो अपेक्षाएं और शिवराज के वो खास लोग जो इस मंत्रिमंडल में जगह पाने में असफल हो गए हैं। उनके मन में जो टीस है वो टीस समय समय पर बाहर आती रहेगी, और इसे डैमेज कंट्रोल करने के लिए छोटे मोटे प्रयास नहीं, बहुत बड़े स्तर पर प्रयास करना होंगे, और देखना है कि पार्टी इसमें किस तरीके से सफल हो पाती है। और शिवराज जी को खुद आगे बढ़कर भी इस मामले में कदम उठाना होंगे, वो तभी आने वाले चुनाव में जो परफॉर्मेंस दिखाने की बात कर रहे हैं तब जाके सफल हो पाएंगे। देखिए, आपने कहा कि बड़े स्तर पर प्रयास करने होंगे। हम पूछना चाहेंगे कि ये बड़ा स्तर क्या होगा? क्या भारतीय जनता पार्टी के प्रभारी जो हैं, राष्ट्रीय प्रभारी विनय सहस्त्रबुद्धे, उनको डैमेज कंट्रोल के लिए आना पड़ेगा? डैमेज कंट्रोल के लिए क्या विष्णुदत्त शर्मा जो भाजपा के अध्यक्ष हैं उनको मैदान में उतरना पड़ेगा? संगठन महामंत्री या सुहास भगत को मैदान में आना पड़ेगा? ये बड़े स्तर का प्रयास कौन सा कहलाएगा? के प्रयास से तात्पर्य मेरा यह है कि एक सामूहिक प्रयास करना होंगे। पार्टी के बड़े नेताओं को भी जुटना होगा, प्रदेश स्तर के नेताओं को भी जुटना होगा, और शिवराज जी को सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगी, क्योंकि शिवराज जी अगर आम जनता की नब्ज को, प्रदेश के राजनीतिक हालात को अगर ईमानदारी पूर्वक जानकारी में लेने के बाद अगर उसे दूर करने का प्रयास करेंगे तब उन्हें जाकर सफलता मिलेगी। बड़े प्रयास का तात्पर्य मेरा ये कि बड़ी गंभीरता के साथ। मैं समझ रहा था, लेकिन चूंकि दर्शक इसको ठीक से समझ जाए इसलिए मैंने आपको विस्तारित करने के लिए कहा। लेकिन अब मामला सारा का सारा मनाने का या गुस्सा जताने का मामला संगठन पर आता है, क्योंकि संगठन को एक तरह से पार्टी की मां कहा जाता है और संगठन महामंत्री उस मां का नेतृत्व करता है, उसको प्रधानता देता है उस गुण को। तो जो नाराज लोग हैं जाहिर है कि वो संगठन के पास आएंगे। सरकार ने जो अन्याय हुआ है उनके साथ वो विष्णुदत्त शर्मा को कहेंगे, वो सुहास भगत को बोलेंगे। लेकिन मैं लौटूंगा और सवाल छोड़ के जा रहा हूं आपके पास भी कि जब मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ तो जो सूची बनी उसमें तीनों नेताओं की बराबर की भागीदारी दिखी, क्योंकि सूची जब यहां से गई तो तीनों नेता दिल्ली साथ गए थे, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश अध्यक्ष और संगठन महामंत्री। अब जो नाराज है वो कहां जाएंगे? और जो मामला है प्रदीप लारिया के रूप में वो एक तरह से असंतोष का चेहरा बन गए हैं, उनके समर्थकों ने भोपाल में आकर नाराजगी जताई है। मैं लौटूंगा युगराज योगेश जी, चंबल ग्वालियर का मामला है, चुनाव बहुत तगड़े होने वाले हैं। बीजेपी 24 की 24 सीट जीतने का दावा कर रही है, लेकिन जो हालात हैं वो बताते हैं कि ये आंकड़ा कम होगा, घटेगा और काफ़ी कम पर आने वाला है। यानी अगर 12-15 के आसपास जीत का आंकड़ा अटक जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होगी। आपकी राय की क्या बीजेपी अपने असंतोष को दूर करने के लिए कोई एक्शन प्लान बनाएगी या उस पर काम कर पाएगी, और ये लोग क्या सफल हो पाएंगे? आपकी राय। देखिए राघवेंद्र जी, अब असंतोष दूर करने के लिए प्रयास तो करने होंगे और सीनियर स्तर पर प्रयास करने होंगे, चाहे वो विनय सहस्त्रबुद्धे हो, चाहे संगठन महामंत्री सुहास भगत हो या वीडी शर्मा हो। इन तीनों चारों लोगों को कोऑर्डिनेट करना पड़ेगा शिवराज सिंह चौहान के साथ, और ये तोड़ निकालना पड़ेगा, क्योंकि आने वाले दिनों में चैलेंजेस ज्यादा आने वाले हैं। अभी तो मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ और अभी तो विभागों का बंटवारा और होना है, तो विभागों के बंटवारे के बाद असंतोष के स्वर और तेजी से फूटेगी। और आप ही देखो, असंतोष आपने तो प्रदीप लारिया का नाम लिया है, असंतोष आप देखो शेखावत जी विरोध में खड़े हुए इस टाइम में, और भंवर सिंह शेखावत जो पूर्व विधायक है वो भी मोर्चा खोले हुए हैं। जी जी, और मैं कह रहा था कि अगर आपकी अनुमति तो मैं एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ, इंदौर से जो मालवा का गढ़ है वहां से किसी को भी सरकार में जगह नहीं मिली है, तो सावेर का जो उपचुनाव है वो भी कांग्रेस के लिए आसान होता हुआ दिख रहा है, और बीजेपी वहां मुश्किल में जाने वाली, क्योंकि तुलसी सिलावट वहां से मैदान में है। जी, हालांकि मालवा से उन्होंने उषा ठाकुर को मौका दिया है, लेकिन बावजूद इंदौर पूरा खाली छूट गया है। जी, इंदौर पूरा खाली छूट गया है। इंदौर पूरा खाली छूट गया, और लंबे पिछले मंत्रिमंडल से इंदौर को प्रतिनिधित्व नहीं था। इंदौर के साथ अन्याय तो हुआ है, तो ये सारा का सारा जो अन्याय है वो असंतोष के रूप में सामने आएगा।
और सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या रहा इस मंत्रिमंडल का कि विंध्य का जो क्षेत्र था, विंध्य के क्षेत्र से सबसे ज्यादा विधायक जीत के आए थे, उसने बैलेंस किया था ग्वालियर संभल को। कांग्रेस की सरकार ग्वालियर संभल में सबसे ज्यादा लोग जीत के आए थे, इसलिए कांग्रेस की सरकार बनी थी। और बीजेपी में विंध्य में सबसे ज्यादा जीत के आए थे, तो ग्वालियर संभल को विंध्य ने बैलेंस किया था। लेकिन यहाँ पे जो बैलेंस था, ये असंतुलन अब ज्यादा हो गया, क्योंकि तो विंध्य से जितने कद्दावर नेता हैं उनमें से 2-4 कम से कम 2-3 बन जाते तो कम से कम वो असंतोष दूर हो सकता था। लेकिन विंध्य से इक्का दुक्का एक नाम भी मुझे समझ में नहीं आ रहा, और 4-4 5-5 सीनियर लीडर जिसका नाम वो कहते हैं कि पन्ना से जो ब्रजेंद्र सिंह को लिया उन्होंने, वो उसको उसमें जोड़ना चाहते हैं, लेकिन वहां से गिरीश गौतम, केदार शुक्ल की हम बात करें, नागेंद्र सिंह नागौत की बात करें, राजेंद्र शुक्ल की बात करें, तो ये बड़े नाम है जिनको जगह मिली थी। लेकिन अब तो मामला आगे बढ़ चुका है। विस्तार जब होगा, जब लोग हटेंगे, हारेंगे, जीतेंगे, तब अगला विस्तार होगा, क्योंकि अब उसमें इस पूरी सरकार की जो बस है उसमें जगह नहीं बची है। तो ये सारी बातें हैं। हम इस पूरे मुद्दे पर आपसे और विस्तार से बात करेंगे तीनों साथियों से, लेकिन अभी चर्चा को रोक रहे हैं, जा रहे हैं छोटे से ब्रेक पर। मेहमानों से आग्रह है कि वो टेलीफोन लाइन पर बने रहें। बहुत जल्द हम लौटेंगे ब्रेक के बाद।